मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। इतनी ताख़ीर से रात गए आपके लिए प्रोग्राम करने की वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि दिन भर की तमाम खबरें और डेवलपमेंट्स हमारे सामने हों। इसकी वजह यह है कि कल है एक बड़ा दिन, बड़ा मार्का सर होने जा रहा है, तख्त लाहौर की जंग। तख्त लाहौर पर कौन बराजमान होगा, किसको हुक्मरानी मिलेगी कल तख्त लाहौर की, पंजाब की, सीएम पंजाब कौन बनेगा, कल इसका फ़ैसला होगा। क्योंकि हर पार्टी की यही ख्वाहिश है, यही कोशिश है कि पंजाब की हुक्मरानी उसको मिल जाए। इसकी वजह यह कि तख्त लाहौर पर जिसकी हुक्मरानी होती है, पंजाब का तख्त ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का तख्त भी उसी को मिलता है। तो जो अभी तक की खबरें हैं उसके मुताबिक क्या है और कौन सी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, मुझे क्या लगता है कि कौन कल जीतेगा। लेकिन मुझे से पहले आप ये बता दीजिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की सियासत में मौजूद लोग ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अरकान और वो मेंबर्स जो ये कह रहे हैं कि उनको 40 करोड़ की ऑफ़र हुई लेकिन उन्होंने तो ठुकरा दी, उनको 1 अरब की ऑफ़र हुई। एक ने तो ये कहा कि उनको 1 अरब की ऑफ़र हुई है, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं करवाई, उन्होंने ठुकरा दी जूते की नोक पर। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे ये बताएं कि आप समझते हैं कि हमारे सियासतदान 1 अरब ठुकरा देंगे, 40 करोड़ ठुकरा देंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ 20 करोड़ भी ठुकरा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि उनको 1 अरब की ऑफ़र हुई है और उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो यहाँ से चलते बनो, हम अपनी पार्टी क्यों छोड़ेंगे, तो ये वो लोग नज़र आ रहे हैं कि जिनको कोई ऑफ़र ही नहीं हुई, जिनको लिफ्ट ही नहीं करवाई गई। तो अब वो होता है ना थोड़ा सा कि यार हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई किसी ने, तो अब वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे तो 1 अरब की ऑफ़र हुई थी, मुझे तो 40 करोड़ की ऑफ़र हुई थी। वैसे इसके पीछे ये भी होता है कि जो पार्टी होती है, जमात होती है, उसकी तरफ से भी होता है ना कि आप ऐसी बातें करें दूसरी पार्टी को जो है वो मलाइन करने के लिए, ये सब कुछ भी चलता है, ये सब सियासत चल रही है। लेकिन इसमें फवाद चौधरी ने यह कह दिया है कि उनके पास मेजॉरिटी है, उनको अक्सरियत हासिल है, कल का जो मैदान है वो जीत चुके हैं और कल उनको कामयाबी हासिल होगी। जहां फवाद चौधरी ने ये बात की, वहीं पर इमरान खान और काफली की पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास हुआ तो उसमें कहा गया कि हमारे पास 186 मेंबर्स मौजूद हैं। अच्छा, एक तरफ ये कहा, वहीं पर इमरान खान ने एक स्पीच के दौरान एक जगह पर वो स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखें ये जो डाकू लुटेरे, ये देखें ये पैसा अपनी दौलत इसके ऊपर लुटा रहे हैं और ये हमारे लोग ख़रीद रहे हैं और हमें हराने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो अगर तो आपके पास मेंबर्स पूरे हैं, आप कह रहे हैं, तो फिर तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं, फिर खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। तो इससे ये लगता है कि मामला कुछ डामाडोल है या हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से जिस बंदे ने ये कहा कि मुझे 1 अरब की ऑफ़र हुई, तो उसको तो अताउल्लाह तारण ने आके टेलीविज़न पे उन्होंने बड़े बड़े कलमे पढ़े और उन्होंने कस्में खाई, खुदा की रसूल की सारी कस्में खा के उन्होंने कहा कि ये बंदा, पता नहीं उसका नाम मसूद है शायद, कि ये बंदा मुझे आकर बता दे कि क्या मैंने इसको ऑफ़र की है, मैंने इसको कब ऑफ़र की, क्योंकि मैंने इसको कोई ऑफ़र नहीं की। अब दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। जिस तरह के होम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो ये इस तरह का फ्रॉड करने का या लोगों को ख़रीदने का जो मास्टरमाइंड है वो तो इमरान खान खुद है। अब इमरान खान की तरफ से भी इसी तरीके से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इस वक्त तक जो डेवलपमेंट सामने आई है उससे अगर आप मेरा तज्जिया पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें, एक तरफ है इमरान खान और दूसरी तरफ है कोalition गवर्नमेंट में जो पार्टियाँ हैं वो सब, और जिसमें आसिफ अली जरदारी शामिल है और जिसमें PMLN शामिल है। तो जो टीम वर्क होता है वो ज़्यादा कामयाब हुआ करता है, आमतौर पे तो ये होता है। मुझे ऐसा लगता है, लग रहा है कि कल शायद PTI को कामयाबी हासिल ना हो सकता है कि PTI इसमें शिकस्त खा जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सियासत में लास्ट मोमेंट तक आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आप वैसे तो ये बात कहने की वजह क्या है, अगर आप ये पूछें कि भाई मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि PTI के चांसेस कम है इमरान खान के, इसकी एक वजह तो ये कि जैसे वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनके पास मेंबर्स पूरे हैं और दूसरी तरफ वो एक भरपूर ये भी कैंपेन चला रहे हैं, कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये लोग हमारे लोग ख़रीद रहे हैं और ये अपनी दौलत लुटा रहे हैं और हमें ख़रीदा जा रहा है, हमारे लोगों को ख़रीद के जो है बाहर भेज दिया गया, तुर्की भेज दिया गया, बंद कर लिया, ये सब चीज़ें चल रही। इससे मुझे लग रहा है कि भाई लगता है कि उनके काफ़ी लोग ख़रीदे गए हैं, बिक गए हैं वो। उसी के साथ एक और बड़ी वजह ये है कि अभी तक इस तरह के मामलात पे, बल्कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले ख़ुद ये बात कही कि उन्होंने अगर कोई कानून पास करवाना होता था या कोई लेजिस्लेशन होना होती थी तो वो फ़ोन करते थे इस्टेब्लिशमेंट को और कहते थे कि देखें ये लोग नहीं आ रहे, इनको भेजें, हम कानून कैसे पास करें, लेजिस्लेशन कैसे होगी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट लोगों को उनके पास जो है असम्बली भेजा करती थी। तभी कहते थे ना
आमिर लियाकत जब वहाँ पर आते थे, वीडियो भी बड़ी वायरल होती कि हम आए नहीं लाए गए हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी ये ना कर सके इमरान खान कि लोगों को लेजिस्लेशन के लिए और कानून साजी के लिए भी ना बुला सकें, ना इकट्ठा कर सकें, तो क्या इस वक्त जबकि उन्होंने हर एक को अपने ख़िलाफ़ कर लिया और वो सबके ख़िलाफ़ हैं, और वो न्यूट्रल्स के जो कहा जाता है मुबैना तौर पर क्या कि जो हमेशा उनका साथ दिया करते थे, अब इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो भी उनके साथ नहीं है, तो क्या लगता है कि आपको वो जीत पाएंगे इमरान खान? क्योंकि इमरान खान को बहुत ज़्यादा आदत है कि उनको पकी पकाई मिलती है, पकी पकाई देग मिलती है, तो खुद से देग पकाने में उसकी रेसिपी क्या है और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरीके से वो उसमें उसको पकाना है और क्या कुछ करना है, क्या इमरान खान वो कर पाएंगे? जहांगीर तरीन और जो अलीम खान है, उनकी दो बड़ी एटीएम्स जो कही जाती थी, वो भी इस वक्त उनके साथ नहीं है। इस सब को देख के मुझे लग रहा है कि इमरान खान जो है शायद कल लूज़ कर जाएं, लेकिन ये कल ही पता चलेगा। अगर वो जीतेंगे तो हम मुबारकबाद देंगे, अगर हारेंगे तो जो दूसरी तरफ जीतेगा उनको मुबारकबाद दे देंगे। जनाब, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आफ्ताब सुल्तान पे बात किए लेते हैं। अब जो मैंने बात की, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आफ्ताब सुल्तान है उनके करियर पे जब हम बात करते हैं तो पुलिस सर्विस से ग्रेड 20 में वो रिटायर हुए, और यूसुफ रज़ा गिलानी जिस वक्त वज़ीर आज़म थे और नवाज़ शरीफ भी जिस वक्त वज़ीर आज़म रहे, उस टेन्योर में आफ्ताब सुल्तान डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे, जिससे ये पता चलता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है इस अपॉइंटमेंट का, और उन दोनों पार्टियों को इस अपॉइंटमेंट पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या PTI को इस पर एतराज़ है? तो हाँ, PTI को इस पर ऑब्जेक्शन है, उंगली उठा सकते हैं, और वो इसके ऊपर एक जो गाड़ियों का केस है उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको वो केस बताती हूँ कि हमने एक मरतबा अपने पहले भी प्रोग्राम में बात की थी, क्योंकि जिस वक्त नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो DGIB आफ्ताब सुल्तान थे। उस वक्त 2014 में इमरान खान ने एक धरना किया था और एक फ़ोन कॉल ट्रेस की गई, और उस फ़ोन कॉल में ये बात की गई कि कुछ ऐसी अनारकी फैलाई जाए कि नवाज़ शरीफ का तख्ता उलट दिया जाए। इसके ऊपर हमने पहले प्रोग्राम किया और भी वो हर जगह पर पब्लिश हो चुकी है सारी कहानी। वो फ़ोन कॉल जो ट्रेस करके दी गई थी, वो उस वक्त के DGIB आफ्ताब सुल्तान ने नवाज़ शरीफ को फ़ोन कॉल ट्रेस करके दी थी, और मुबैना तौर पर ही कहा गया था कि उसमें जो आवाज़ है वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की थी, जो कि उस वक्त DGISI थे, और वो ये बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए, अनारकी फैलाई जाए और सब कुछ डिसरप्ट किया जाए कि जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टे और इमरान खान को लाया जा सके। अब वो वाली जो फ़ोन कॉल थी वो नवाज़ शरीफ ने ये किया था कि उसको जो जनरल राहील शरीफ थे उस वक्त आर्मी चीफ, उनके सामने उन्हें बुलाया और उनके सामने प्ले कर दी कि ये देखें ये क्या है। अच्छा, कहा यह गया कि राहील शरीफ को बड़ी हैरत हुई इसके ऊपर और वो बहुत नाराज़ हुए, और फिर उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बुलाया और उसके बाद उनको उनकी ओहदे से जो है वो फारिग कर दिया गया। ये सारी जो तारीख़ का हिस्सा, पाकिस्तान की तारीख़ का कितना, इसीलिए मैंने एक जगह पर नाम लेते हुए कह दी कि मुबैना तौर पर, लेकिन सब जानते हैं ये सब बातें जो हैं वो होती रही हैं और होती रहती हैं। लेकिन इसी के अलावा एक और केस भी है, और वो केस है कि बाहर से कुछ गाड़ियाँ मंगवाई गई थी, बड़ी लेविश BMWs और कुछ और गाड़ियाँ बाहर से मंगवाई गई, और वो नवाज़ शरीफ के दौर में उनके ऊपर भी जो है ये इल्ज़ाम आता रहा, और क्योंकि उस वक्त DGIB आफ्ताब सुल्तान थे तो उनके ऊपर ये केस चला। अच्छा, PTI के दौर में भी जो है इसके ऊपर उंगली उठाई गई, इसके ऊपर ये कहा गया, ये केस चला, तो उसमें जो BMWs मंगवाई गई थी, अच्छा एक BMW तो इमरान खान के पास भी है, BMW इस वक्त इमरान खान के पास है और वो BMW इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खान साहब के पास जो BMW है वो उन्हीं BMWs में से एक है जो कि बाहर से मंगवाई गई थी। अच्छा, वैसे वो गाड़ियाँ जो मंगवाई गई थी वो उनके बारे में ये बताया गया कि वो इसलिए मंगवाई गई थी कि क्योंकि जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर आती हैं बाहर से, दूसरे मुल्कों से, और जो अंदर भी होती हैं, उनकी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की कमी है, तो उनके लिए मंगवाई गई हैं। अब वैसे अगर तो इमरान खान के पास उन्हीं में से एक BMW मौजूद है तो फिर तो ये वही पर्पज़ अदा कर रही है BMW कि इमरान खान, आप जानते हैं, कई मरतबा कह चुके हैं कि उनको सिक्योरिटी का रिस्क है, और इसके लिए जो उन्होंने कई मरतबा बात की, फिर हुकूमत की तरफ से भी ये किया गया कि उनको ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई। ये सब सामने आने के बाद क्या इमरान खान, सवाल ये कि क्या इमरान खान अगर उन्हीं में से एक BMW इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आवाज़ उठा सकते हैं इसके ऊपर
और वो केस करेंगे। अच्छा, ये मुझे बात जो है वो इस तरह भी हुई कि मैं देख रही थी कि एक ट्वीट मैंने देखी जिसमें कि जो नुसरत जावेद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा, विल दी पीटीआई ऑल्सो चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आफ्ताब सुल्तान एज द न्यू नैब चीफ इन द कोर्ट्स, जस्ट आस्किंग। तो वाकई क्या कोर्ट में जाएगी पीटीआई और इमरान खान? क्योंकि अगर कोर्ट में जाएंगे तो ये बात भी सामने आएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो जो BMW उनके पास है वो उस कोटे में से ना हो, वो कोई और हो, तो वो फिर बता देंगे कि नहीं मेरे पास तो, क्योंकि अगर वो वाली गाड़ी उनमें से उनके पास है तो फिर ये वाले केस तो बड़ा अजीब सी बात नहीं होगी कि आप तो खुद उसका हिस्सा बन गए। अगर वो उन्हीं गाड़ी में से आप एक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तो फिर, अगर आप उसको करप्शन कह रहे हैं तो उस करप्शन का हिस्सा नहीं है, वरना तो आपको कहना चाहिए। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ कोई हैसियत नहीं रखते इमरान खान के लिए। इमरान खान के जितनी पॉपुलैरिटी है और जितने वो कमाल के, बल्कि वो तो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, जिसको जस्टिस साकिब निसार ये कह चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिसको सर्टिफिकेट दिया हो, तो उनके लिए गाड़ियाँ तो कोई हैसियत ही नहीं रखती इमरान खान के लिए। वो तो उनके लिए ये टके टके की चीज़ है गाड़ी। और वैसे ज़िंदगी भर उनके पास कोई गाड़ी नहीं रही। उन्होंने जो इनकम टैक्स अपने जमा करवाए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास, उन्होंने कोई गाड़ी कभी नहीं खरीदी, कभी कोई गाड़ी उनके पास नहीं रही, लेकिन हमेशा उन्होंने बुलेट प्रूफ और बहुत महंगी तरीन जो दुनिया की गाड़ियाँ होती हैं उसमें सफ़र किया। तो देखें, वो तो एक बड़े लीडर हैं, सर्टिफाइड सादिक और अमीन, और इतनी पॉपुलैरिटी जिसकी हो तो उनको क्या मसला है गाड़ी का। लेकिन फिर ये जो BMW है, अगर वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल है तो वो फिर पता नहीं अब कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे। चलें बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साकिब निसार जो है उनके खिलाफ अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये बात हुई है कि जो डैम फंड है उसमें जनाब कोई खुर्द बुर्द हुई है, यानी ये कि उसके अंदर करप्शन के कुछ नज़र आ रहे हैं आसार। अब मुझे तो हैरत इतनी ज़्यादा हुई ये सुनकर और पढ़ के कि डैम फंड इकट्ठा किया जा रहा है डैम बनाने के लिए। बच्चे बच्चे से कौम के जो है ना वो 10-10, 20-20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये लेकर जमा किए जा रहे हैं। और उसी डैम फंड के इश्तिहारात पर कि डैम फंड में आप पैसा दें, अरबों रुपए खर्च किए गए। कह रहे 10 से 16 अरब रुपए के बीच खर्च हुआ है। अगर ऐसा है तो दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आपने डैम के लिए फ़ंड जमा करना है और आप अपनी कौम के बच्चों से भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जितना जो दे के जा रहा है वो आप इकट्ठा करें कि ये एक ऐसी कॉज है डैम बनेगा, और उसके लिए आप उसके इश्तिहार देने पर अरबों रुपए सर्व कर देते हैं। भाई वो अरबों रुपए, वो बिलियंस रुपीज़ आप उस डैम फंड में दे दें, वो मज़ीद वो पैसा बढ़ जाएगा उसका, आपके पास और जो है वो मार्जिन हो जाएगा कि चले इतना पैसा आ गया, अब शुरू किया जा सकता है, कितनी देर लगेगी, लोगों से कम मांगना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। मतलब आप अरबों रुपए इकट्ठा करें डैम बनाने के लिए और उससे पहले अरबों रुपए आप खर्च करते हैं उसके इश्तिहारों पर। ये पता नहीं क्यों होता है हमेशा से पाकिस्तान के अंदर, क्यों करते हैं हम ऐसा। हर जो हुकूमत आती है वो अपने इश्तिहारात इतने ज़रूरी क्यों समझती है कि उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च करे, चाहे वो कोई भी मामला हो, डैम का मामला हो, कुछ भी। मतलब ये एक ना नॉनसेंस बात लगती है। आप किसी के सामने कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने कोई चीज़ जो है वो करनी है, उसके ऊपर जो है मैं पहले इतना खर्च करूँगा। जैसे कोई एडवर्टीज़मेंट कंपनी होती है ना, उनकी ये पुल आउट स्ट्रेटजी होती है कि उन्होंने कोई ऐड बनाई टीवी के लिए, उसको अब उन्होंने पॉपुलर करना है उतनी उस प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए, यानी जैसे आप बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोक है, पेप्सी है, कोई भी है, वो उसके लिए उनकी एक अमाउंट होती है, रखी होती है, और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उनको ये पता होता है कि वो ये जो अमाउंट अपनी एडवर्टीज़मेंट पे दे रहे हैं कि इसकी इतनी एड्स बनेगी, यहाँ होगा पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर, उनको ये पता है कि ये उनको देकर जाए, डिलीवर करेगी। लेकिन डैम कोई प्रोडक्ट नहीं है, डैम कोक या पेप्सी का प्रोडक्ट नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है कि आप उसके ऊपर पहले 10-15 अरब रुपए का पैसा ज़ाया करेंगे, इश्तिहार छापेंगे, फिर लोग उसके अंदर जो है पैसा देंगे और फिर आप पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे। यानी ये तो आप लोगों को बता रहे हैं टीवी पे बैठ के, तो लोगों को पता चल रहा हो, तो बच्चे बच्चे आकर दे रहे हैं आपको रुपया। इस